गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोशल साइंस कक्षा 9th का पहला चैप्टर देखेंगे। नए सत्र की शुरुआत करने चल रहे हैं। इस चैप्टर में फ्रांस की क्रांति के बारे में या फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले पिछली कक्षाओं में आप इतिहास पढ़ते आए हैं। यह भी इतिहास का पार्ट है और पूर्व की कक्षाओं में आप इतिहास में भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ हम अब भारत के अतिरिक्त दूसरे देशों सुदूर यूरोप की घटना का वर्णन करेंगे। और ये फ्रांसीसी क्रांति जो है यह 18वीं सदी में फ्रांसीसी जनता सामाजिक स्तर पर असमानता की शिकार थी। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण भी यह असमानता समाज में फैली हुई। पहली हेडिंग जो आप देख रहे हैं फ्रांसीसी समाज की वर्ण व्यवस्था, तो ये जो असमानता थी यह मुख्य आधार थी। इस क्रांति के बाद प्राचीन शासन पद्धति का समूल नाश हो गया। पुरानी शासन पद्धति थी वह जड़ से खत्म हो गई। फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप के लिए ही नहीं अपितु समस्त मानवता के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति ने मानवता को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नया नारा दिया। यह शस्त्रों के साथ ही विचारों का भी युद्ध था। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था, उस दौर में फ्रांसीसी समाज पादरी, कुलीन और जन सामान्य नामक 3 स्टेटस में बटा हुआ था। पहले में पादरी, दूसरे स्टेटस में कुलीन और तीसरे स्टेटस में जन सामान्य थे। पहले 2 वर्ग लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था और उन्हें करों से भी छूट दी गई थी। पूरी आबादी में 90% गरीब और किसान होते थे। केवल 10% जो थे वह सम्भ्रांत थे, बाकी 90% गरीब थे। आर्थिक हालात, क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। फ्रांस के संसाधन नष्ट हो चुके थे। सरकार कर्ज लौटाने में असमर्थ थी। कर की अदायगी केवल तीसरे स्टेटस के लोगों अर्थात जन सामान्य के द्वारा ही की जाती थी। जन सामान्यों की संख्या कितनी थी? 90%। ये ही कर देती थी, बकिया 10% जो थे उनको कर देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। अमीर गरीब के बीच जो फासला था वह लगातार बढ़ता जा रहा था। मध्यम वर्ग का आविर्भाव अर्थात मध्यम वर्ग का उदय। 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक वर्ग के रूप में मध्यम वर्ग सामने आया। इन लोगों ने जन्मजात विशेषाधिकारों को समाप्त करने की आवाज़ बुलंद की। ये जो मध्यम वर्गीय लोग थे इन्होंने जन्म से प्राप्त अधिकारों को समाप्त करने पर जोर दिया। दार्शनिकों का योगदान, जॉन लॉक, रूसो व मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने राजा के दैवीय रूप, निरंकुश अधिकारों का खंडन करने अपनी रचनाओं में किया। अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने स्वयं को ब्रिटेन से आज़ाद कर स्वतंत्रता व समानता पर आधारित संविधान और उसके अनुरूप सरकार बनाई। इनका प्रभाव लोगों पर हुआ
और वे लुई 16वें को सत्ता से हटाने के लिए उठ खड़े हुए। क्रांति और उसका परिणाम। तीसरे स्टेट्स के लोगों ने स्वयं को फ्रांस का वास्तविक प्रवक्ता मान लिया। स्टेट्स जनरल ने के अधिवेशन में सम्राट ने पूरी सभा द्वारा मतदान में भाग लेने की मांग अस्वीकार कर दी, तो तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने अपनी सभा को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। मिताब्यो और अवेसिये ने इसका नेतृत्व किया। ये लोग वर्साई के टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। सम्राट ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी और भीड़ ने बास्टील के किले व जेल को तोड़कर शस्त्रों को लूट लिया और वहां बंद कैदियों को आज़ाद कर दिया, रिहा कर दिया। क्रांतिकारियों के उग्र विद्रोह को देखकर सम्राट ने सत्ता पर संविधान के अंकुश को मान्यता दी और सामंती व्यवस्था का अंत करने का आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सभी नागरिकों को मूल व नैसर्गिक अधिकारों की प्राप्ति हुई। गणतंत्र की स्थापना। निर्वाचित कन्वेंशन असेंबली ने 21 सितंबर सन 1792 को राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। फ्रांस का गणतंत्र घोषित किया गया 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792 में। सम्राट लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में फांसी पर चढ़ाया गया। रानी मेरी एंतोनेट को भी मौत की सजा दी गई। गणतंत्र में दंड की कठोर नीति। सत्ता के केंद्र में आए रोबेस्पियर ने बिगड़ी हुई व्यवस्था को नियंत्रण में करने के लिए दंड को कठोर नीति अपनाई। इसलिए उसके शासन 1793 से 1794 के समय को आतंक का युग कहा गया। अर्थात जो लगभग 1 साल का इनका समय था, इनकी कठोर दंड नीति के कारण इन्हें जो है आतंक का, इनके काल को आतंक के युग की संज्ञा दी गई। असहमति रखने वालों को मुकदमा चलाए बिना जेल में डाल दिया जाता था। उसके समर्थक भी उसके विरोधी हो गए। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय ने उसे दोषी मानकर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। बेटा एक शब्द आया गिलोटिन। ये गिलोटिन क्या है? एक विशेष प्रकार का यंत्र है जिसमें चापर या चाकू आप सुनते हैं लगे होते हैं, और जो कि किसी भी व्यक्ति के सिर को धड़ से एक ही वार में अचानक अलग कर देता है। तो उसको जो है गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, अर्थात उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। डायरेक्टरी का शासन। अब फ्रांस का शासन डायरेक्टरी में निहित हो गया। यह देश की कार्यपालिका थी। सत्ता में अब मध्यम वर्ग के संपन्न तबके का बोलबाला था। इस दौरान स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व में तत्व शासन के प्रेरणा सूत्र बन गए। इन तत्वों ने संपूर्ण यूरोप को एक नए राजनीतिक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप प्रजातांत्रिक मूल्यों में संपन्न होता चला गया।
महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। महिलाओं ने क्रांति के दौर में परिवर्तन लाने की इच्छा से प्रेरित होकर सक्रिय रूप से गतिविधियों में हिस्सा लिया। जीविका निर्वाह के लिए घर से बाहर निकलकर काम भी करने लगी और इन कामकाजी महिलाओं को परिवार का पालन पोषण भी करना होता था। महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई। महिला क्लब अस्तित्व में आए। महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए कुछ कानून भी बनाए गए। महिला मताधिकार। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार की प्राप्ति नहीं थी। इसके लिए उनका संघर्ष 19वीं शताब्दी में भी जारी रहा। अंततः 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में उन्हें अपने मिशन में सफलता प्राप्त हुई, जब वर्ष 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। दास प्रथा की समाप्ति। फ्रांसीसी उपनिवेशों की उन्नति में दासों का अतुलनीय योगदान था। ये आर्थिक सुदृढ़ता के आधार थे। जैकोबिनों के शासन के दौरान फ्रांसीसी इलाकों में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, लेकिन व्यापारियों के विरोध के कारण नेशनल असेंबली में इसका कानून नहीं बनाया जा सका। वर्ष 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का कानून पारित करने में सफलता पाई, लेकिन पूरी तरह से दास प्रथा को सन 1848 में समाप्त किया जा सका। अब इसके बाद आपका अंतिम पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति का दूरगामी प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस को नेपोलियन जैसा शासक मिला। उसको यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है। उसके आंतरिक प्रशासनिक सुधारों का लोहा आज पूरा विश्व मानता है। उसे कानून में नए प्रयोग किए और दशमलव पद्धति की नाप तोल प्रणाली को लागू किया। स्वतंत्रता व समानता के नैसर्गिक अधिकारों को आज पूरा विश्व मान्यता देता है, जो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। इन विचारों ने यूरोप की धरती से सामंती प्रथा का समूल नाश कर दिया। विश्व में फैले यूरोपीय उपनिवेशों को संप्रभु राष्ट्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत भी इन क्रांतिकारी विचारों से अछूता नहीं रहा। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने इन विचारों को भारत की धरती पर साकार किया। मानवता के पक्ष में आए इस समस्त बदलाव के लिए हम निश्चित रूप से फ्रांसीसी समाज के आभारी रहेंगे। बच्चों, इसके बाद अगले दिन हम नए चैप्टर का अवलोकन करेंगे। चलिए